हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों के सामने फिर से मौजूद हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में क्लास 12 के लिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके बारे में उस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ रहे थे, जो कि क्या है, पहला चैप्टर है क्लास 12 का। ठीक है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दी थी, काफ़ी मतलब जो उसमें दो पार्ट होते हैं लगभग। एक तो पार्ट होता है विभव वाला, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल वाला पार्ट, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। हम लोग पहला वाला पार्ट पढ़ रहे थे, वैद्युत क्षेत्र, और उसमें भी मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया था। बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र बता दिया था आप लोगों को मैंने। उसके बाद में बल के बारे में बता दिया था, कई सारे बल हों तो उसकी वजह से बलों कैसे निकालते हैं किसी एक आवेश पर बल, फिर एक पॉइंट के ऊपर कई सारे आवेशों की वजह से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सब बता दिया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बता दी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, द्विध्रुव बताया था मैंने आपको। अगर कोई पास पास आवेश रखे हैं और उनके निशान सेम है, मतलब सॉरी निशान उनके अलग अलग है, जैसे एक प्लस में आवेश है दूसरा किस में है, माइनस में, लेकिन दोनों का जो मात्रा है वो सेम होनी चाहिए। तो इस पूरे जो सिस्टम होता है, सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। तो आज हम लोग को बताना है द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। तो द्विध्रुव देखो क्या होता है, मैंने द्विध्रुव के बारे में आप लोगों को बता ही दिया था। और आज हम लोग को द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो उसकी अक्ष पर निकालना है। क्या निकालना है? अक्ष पर। तो ये सबको देखने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप एक सफेद कलर के बटन जो दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, वो जरूर दबाना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा आगे की वीडियो। ठीक है ना, समझ में मतलब आगे जो वीडियो आएगी वो आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इतना तो आप लोगों को करना चाहिए ना, इतने अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बोर्ड तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोग को वो टॉपर बना दूंगा। सब्सक्राइब करिए और जितने भी जानने वाले आपके हैं सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप चलिए हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हम लोग को निकालना है द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये सब तो देखो लिखने वाली बातें होती हैं, डेरिवेशन ही डेरिवेशन 100% बोर्ड में आता है। 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, जितनी बार भी एग्जाम हुआ होगा जाके आप लोग उठा के देख लीजिए। एक इसकी वजह से द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर या उसके निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मान लिया करो, डेरिवेशन कभी भी जो करते हैं हम लोग, उसमें जो चीज़ हम यूज करते हैं उसको पहले लिख देते हैं ऊपर, कौन सी चीज़ क्या है, ताकि समझ में आए सही से। तो हमने मान लिया अपने मन से एक द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से क्या है, मिल के बना है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O, और उससे O से R दूरी पर तुमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी अक्ष पर। मैंने बताया था द्विध्रुव कैसा होता है, एक प्लस क्यू मान लिया हमने, दूसरा क्या मान लिया, माइनस क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली है, लिख दिया है मैंने पहले ही, 2L मान ली है। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा दूरी को 2L क्यों माना है, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीछे के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि मैंने बताया था पहले ही कि द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका जो सारी दूरी द्विध्रुव से जो नापते हैं वो नापते हैं उसके मध्य बिंदु से। ठीक है, और मध्य बिंदु से अगर कोई दूरी नापोगे, अगर तुम उसकी लंबाई L नाप देते और यहाँ मध्य बिंदु से नापते तो ये L का आधा करना पड़ता, तो L/2 होता, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी क्या हो जाती, कठिनाई हो जाती। इसीलिए हमने इसको 2L माना है। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक कोई बिंदु है इसकी अक्ष पर। अक्ष का मतलब क्या होता है, ये जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसी को बोलते हैं अक्ष पर। चाहे हम राइट साइड में निकाल लें और चाहे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ से जो है R से माइनस क्यू इधर चलो मान लेते हैं और प्लस क्यू इधर मानते हैं। ये एक चीज़ ध्यान रखा करो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है अगर प्लस क्यू इधर मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्यू इधर मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमने बना दिया तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई पॉइंट होगा, इस पर तुमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब ये R अगर कम कर दोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी तुम्हारी वो इसी एक्सिस के ऊपर निकलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। द्विध्रुव ये हो गया ना तुम्हारा, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर जो समायोजन होता है इसी को क्या बोलते हैं, हम द्विध्रुव बोलते हैं। और इसकी अक्ष के ऊपर जहां पर भी जिस बिंदु पर निकालना चाहोगे वो क्या हो जाएगा, उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अच्छा अब बताओ हमको द्विध्रुव है क्या। द्विध्रुव कोई नई चीज थोड़ी ना है, उसके अंदर एक अलग से प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, दूरी है। तो जो वैद्युत क्षेत्र किस वजह से आता है, आवेश की वजह से ही तो आता है। तो यहाँ पे दो आवेश है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, दोनों कुछ दूरी पर रखे हैं। तो इस बिंदु पर अगर तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो एक इसकी वजह से निकाल लो और दूसरा इसकी वजह से निकाल लो। और एक चीज मैंने आपको और बताया था, एक चीज मैंने ये बताया था कि जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2L बता दिया, ठीक है ना, ये जो है बहुत कम होती है।
किसकी अपेक्षा में? द्विध्रुव से इस बिंदु की बीच की दूरी क्या है? r। तो ये r बहुत ज़्यादा होगा और ये लंबाई जो इसके बीच की है ये क्या है? बहुत कम है। यहाँ पे आप लोग को बड़ा दिखाने के लिए दिख रहा है, लेकिन ये समझ लो कि द्विध्रुव के जो दोनों आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो अब तुमको निकालना है इसकी वजह से इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो हम इसको 1 आवेश माने ले रहे हैं, इसको क्या माने ले रहे हैं? दूसरे नंबर का आवेश। तो इस बिंदु पर दो वजह से विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, एक तो ये इस वाले आवेश की वजह से और एक इस वाले के आवेश की वजह से। अच्छा, प्लस क्यू वाला जो आवेश है उसकी वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी बताओ? प्लस क्यू की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उससे दूर की तरफ होती है। तो ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से यहाँ पे देखो इससे दूर की तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई मानी है इसको हमने E2 माने ले रहे हैं क्योंकि ये 2 आवेश है। इसी तरह माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? उसकी तरफ होती है, इसकी तरफ होती है। तो चलो इधर मान ले रहे हैं, ठीक है, इधर मान लिया हमने। कितना मान लिया? E1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? E1, क्योंकि 1 की वजह से है और वो भी इधर वाले मिलाने वाली रेखा की तरफ ही होती है माइनस क्यू की वजह से, और प्लस क्यू की वजह से उससे दूर की तरफ होती है। ठीक है, तो एक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आ रही है और दूसरे की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपोजिट साइड में आ रही है। जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी सदिश क्या होता है? माइनस कर देते हैं एक दूसरे में से। जो नंबर बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जाहिर सी बात है, अगर मान लो ये तुम्हारे पास में कोई मार्कर है, ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ, इस पर हम इधर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर बल 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर बल 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ओवरऑल किधर चलेगा? इधर चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये वाला देते हैं। ये एक मार्कर है, इस पर मैं आप लोगों के लेफ्ट साइड में बल लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का और राइट साइड में लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, तो ओवरऑल 5 न्यूटन का इधर लगेगा ना। ठीक है, तो जब दो अपोजिट दिशाओं में कोई भी सदिश लगाया जाता है, एक विद्युत क्षेत्र इधर वाले है और एक विद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो इनका परिणामी जो होता है सदिश वो कहाँ आएगा? एक दूसरे को माइनस कर देंगे, जो ज़्यादा होगा उस तरफ आ जाएगा। अगर हम बल की ही बात करें तो जैसे इधर हमने मान लो ये एक पॉइंट है, इधर वाला हमने 10 न्यूटन बल लगाया, इधर 5 न्यूटन बल लगाया, तो ओवरऑल बल किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा? 5 न्यूटन। 10 में से 5 को माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो जाहिर सी बात है, बस अब हमको निकालना क्या है? E1 और E2 निकालना है, फिर उसमें से माइनस कर देना है। E1 का फॉर्मूला क्या होता है और E2 क्या होता है? E1 E2 क्या है? E1 है माइनस क्यू आवेश की वजह से बल और E2 क्या है? प्लस क्यू आवेश की वजह से बल। और बिंदु आवेश की वजह बल नहीं, सॉरी, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना, तो अब तुमको पता है बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन में R²। तो R पता होना चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए। कहाँ से दूरी? अगर इस Q की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस Q से यहाँ तक की दूरी पता हो, जब इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होना चाहिए। तो देखते हैं दूरी पता है कि नहीं पता है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं माइनस क्यू की वजह से जो पहला वाला E1 अगर हमको निकालना होगा, E1 क्या है? ये माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू से इस बिंदु P की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है, देखो तुमको कहीं दी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की तो R दिया है। ठीक है, अब ये दूरी तुमको और पता चल जाए तो यहाँ से ये पूरी पता चल जाएगी। डायरेक्ट ये दूरी नहीं दी है तुमको, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी में अगर हम ये वाली दूरी और जोड़ दें तो ये पूरी दूरी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखो ये पूरी लंबाई 2L है, तो ये बीच का मध्य बिंदु है, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक भी कितनी रही होगी? L रही होगी, और यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी रही होगी? L। ठीक है, तुमको यहाँ से यहाँ तक का दिया है दूरी R, और इसमें अगर हम ये L और जोड़ दें तो ये R प्लस L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब माइनस क्यू की वजह से यहाँ तक की दूरी, देखो ध्यान देना, माइनस क्यू से इस पॉइंट की दूरी जो है वो क्या है? R प्लस L है। क्या है? R प्लस L। ठीक है, अब अगर तुमको ये दूरी निकालनी है, ये दूरी कैसे निकालोगे? देखो ये दूरी तुमको नहीं दी है, ये दूरी R कौन सी दूरी दी है? यहाँ से यहाँ तक की। अगर इस दूरी में से तुम ये वाली दूरी माइनस कर दो, ये इतनी दूरी आ जाएगी। यही निकालना है ना तुमको, प्लस क्यू से इस बिंदु की दूरी जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमको निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये दूरी तुमको नहीं दी है, तुमको यही दूरी निकालनी है, लेकिन दी क्या है? यहाँ से यहाँ तक। अगर इस पूरी दूरी में से हम इतनी दूरी को माइनस कर दें, इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर दे तो ये दूरी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो इस पूरी R में से ये माइनस करो, ये कितना है? अभी हमने बताया ये भी L है और ये भी L है, तो R में से अगर L हटा दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो R में से L हटाओ, कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुमको निकालनी है, तो ये हो जाएगा R में से L को हटा दिया तो R माइनस L आ गया। तो अब तुम्हारे पास में दोनों दूरियां भी आ गई हैं। चलो E1 और E2 निकालते हैं। चलो पहले E1 निकालते हैं। E1 बराबर हो जाएगा क्या? KQ अपॉन R²।
क्यू को क्यू रखेंगे अभी। अच्छा तुम लोग को ये बताओ, माइनस क्यू की जगह पे माइनस क्यू मत रखना और प्लस क्यू की वजह से की जगह पे प्लस क्यू मत रखना। मतलब प्लस क्यू की जगह पे तो प्लस क्यू रखोगे, लेकिन जो दूसरी वाला जो माइनस क्यू है उसकी जगह पे माइनस क्यू मत रखना। क्यों? क्योंकि देखो दिशा हम तुमको दिखा रहे हैं बार बार यहाँ पे, ठीक है ना, दिशा तो मैं बता ही रहा हूँ कि किस तरफ आएगी। तो माइनस और प्लस सिर्फ क्या दिखा रहे हैं? दिशा दिखा रहे हैं। तो दिशा के लिए यहाँ पे तुमको माइनस प्लस नहीं रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यू की जगह पे तुम क्या रखोगे बताओ जरा। क्यू की जगह पे तुम रख दोगे कितना, माइनस क्यू की वजह से है तो क्यू की जगह पे तो क्यू रखना रखे रहने दो, माइनस रखना नहीं है तुमको। आर कितना रखोगे? माइनस क्यू की वजह से निकाल रहे हो ना, ये इवन क्या है? माइनस क्यू की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया जाएगा 1 की वजह से, यहाँ तक के यहाँ तक दूरी आर प्लस एल है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी? दिशा बना के दिखाओ। माइनस क्यू की वजह से क्या है? इस तरफ है इवन की दिशा, तो इस तरफ बना दिया, तो इसीलिए हमने माइनस लगाया भी नहीं यहाँ पे। इसी तरह अगर हमको E2 निकालना है तो E2 का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो चलो के क्यू की जगह पे तो के क्यू रहेगा, अब यहाँ पे आर की जगह पे आर माइनस एल हो जाएगा बस। इसकी दिशा क्या होगी? इस तरफ होगी, ठीक है। अच्छा इधर इतना नोट कर लो, फिर मैं इधर वाले एक पार्टीशन बना देता हूँ, उसके बाद में जो है इतना लिख लेना। पहले इतना नोट कर लो E1 और E2 वाला तुम लोग। अब इधर इधर का देखिए मैंने मिटा दिया इधर का। अब यहाँ से इधर वाले से इधर आते हैं। अभी हमने बताया आप लोगों को 2 ई दिए हैं तुमको, एक E1 लेफ्ट साइड जा रहा है, E2 राइट साइड जा रहा है। तो मैंने बताया जब 2 सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका कुल सदिश क्या होता है? एक सदिश में से दूसरे को माइनस करते हैं, जो ज्यादा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। अब बताओ हमको तुमको E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? इन दोनों में से देखो, E1 के ये दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न है। E1 भी फ्रैक्शन है और E2 भी फ्रैक्शन है। ऊपर तो सेम नंबर है, के क्यू ऊपर भी है, यहाँ E2 में भी के क्यू क्या है? ऊपर है। नीचे आर प्लस एल, ऊपर वाले में E1 में आर प्लस एल है और E2 में क्या है? आर माइनस एल है। आर प्लस एल बड़ा होता है या आर माइनस एल बड़ा होता है? आर प्लस एल बड़ा होता है। लेकिन आर प्लस एल बड़ा है तो ये नंबर पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा? छोटा। और यहाँ आर माइनस एल छोटा है तो ये नंबर उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों? देखो अगर तुमसे कहा जाए 5/8 बड़ा है या 5/7 बड़ा है, तो जिसका नीचे वाला नंबर बड़ा होता है तो वो ओवरऑल छोटा हो जाता है। क्यों? 5 को 8 जगह बांटना है और यहाँ 5 को 7 जगह बांटोगे, तो 5 को 7 जगह बांटोगे तो ज़्यादा नंबर आएगा या 5 को 8 जगह बांटोगे तो ज़्यादा नंबर आएगा? 5 को 7 जगह। तो मतलब फ्रैक्शन में जो नंबर नीचे वाला छोटा होता है वो ओवरऑल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसी तरह यहाँ से आर प्लस एल बड़ा है तो ये ओवरऑल छोटा हो जाएगा और आर माइनस एल छोटा है तो ये ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब E2 E1 से बड़ा है, तो E जो टोटल आएगा वो आएगा E2 माइनस E1। और डायरेक्शन क्या होगी? E2 बड़ा है तो डायरेक्शन इधर वाला हो जाएगी E2 की तरफ। ये हो जाएगी तुम्हारी फाइनल डायरेक्शन। अब वैल्यू रख दो, बस आंसर आ गया। E2 की जगह पे कितना रखना है तुमको? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? के क्यू कॉमन आ सकता है। यहाँ पे आया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। दूसरा अब क्या आएगा? देखो ये और ये का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। दो जब भिन्न लगे होते हैं और बीच में प्लस या माइनस होता है फ्रैक्शन में, तो दोनों को क्या ले सकते हैं हम लोग? एलसीएम। ये a माइनस बी लग रहा है देखने में और ये क्या लग रहा है? a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर, आर पहले भी इसको ऐसे लिख देते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो इनका और इनका डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, यहाँ से आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और उसको 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट खोलना है ऊपर। चलो खोलते हैं। एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक में a प्लस बी। ये खुलेगा कैसे? a स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एल इंटू आर, फिर माइनस आर स्क्वायर तो प्लस का आर स्क्वायर और ये माइनस लगा है तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का एल स्क्वायर लेकिन माइनस लगा है तो माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab लेकिन माइनस पहले लगा है तो प्लस का 2ab 2lr। और अपॉन में देखो, अपॉन में भी हमने बताया a माइनस बी ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
अब इसका स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा एक, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल, 2LR और 2LR मिलके कितने हो गए 4 इंटू एल इंटू आर, 4LR। अच्छा एक चीज़ और बताया था अभी हमने, अब तुम लोगों को आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा रहने दो यहाँ पे, इसको पहले साफ साफ लिखते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो दूरी होती है किसके बीच में, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है द्विध्रुव में 2L, ये बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब L जो है बहुत छोटा होता है, किससे, जो R से। जिस बिंदु को तुमको वैद्युत क्षेत्र जहाँ निकालना है, तो द्विध्रुव से जो वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो दूरी बहुत ज़्यादा होगी और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी। जब ये दूरी बहुत छोटी होगी तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा ही सकते हैं सीधे। तो इसको हम क्या मान लोगे, तुम इसको नेग्लेक्ट कर दोगे यहाँ से नेग्लेक्ट करने का मतलब इसको हटा ही दोगे यहाँ से। अब देखो क्या बचेगा, ये हो गया KQ, ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई में 4LR अपॉन में ये आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो आर की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक आर कैंसिल हो गया और यहाँ से आर 4 के हट गया, तो क्या बचा, आर क्यूब बचा। तो यहाँ से बचा K इंटू क्यू इंटू 4 इंटू एल अपॉन में आर क्यूब। अच्छा अब एक चीज़ बताओ हमको, यहाँ पे ये लिखा है K और इंटू लिखा है Q, यहाँ पे हम बाहर 2 लिखे ले रहे हैं और यहाँ पे 2L लिख दिया हमने, कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा क्यों किया हमने 4L को लिख दिया है 2L और 2 पहले कर दिया, तो 2 2 4L तो अभी भी लिखा है। ये करने का एक मकसद हो गया मेरा, क्या मकसद हो गया, ये मल्टीप्लाई करने पे देखो कुछ पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुमको। एक चीज़ हमने बताया तुमको, द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, क्या बताया था, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, ये होता है Q इंटू 2L के बराबर। क्या होता है, Q इंटू 2L। Q मतलब दोनों में से कोई भी एक आवेश लिख लो द्विध्रुव का, और 2L मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वही चीज़ तो ये लिखी है, तो इसकी जगह पे हम P लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं 2K और Q इंटू 2L की जगह पे P लिख दोगे अपॉन में R क्यूब। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र का तुम्हारा फॉर्मूला। किसकी वजह से, द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है, ये फॉर्मूला 2kp अपॉन में आर क्यूब। क्या होता है, 2kp अपॉन में आर क्यूब। यहाँ पे P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, R क्या है, दोनों के वो R क्या है, मध्य बिंदु से द्विध्रुव के उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ से ये तो तुमको समझना था पहले E1 और E2 क्या आएगा। तुमको द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या होते हैं द्विध्रुव में दो चीजें हैं, एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है, माइनस क्यू। तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर दो चीजों की वजह से वैद्युत क्षेत्र होगा, एक प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। तुमको दूरी निकालनी थी, दूरी हमेशा देगा कौन सा, मध्य बिंदु से जहां पे निकालना है उसकी दूरी, आर दिया है सॉरी। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या लिखोगे, सबसे पहले अगर माइनस क्यू की वजह से निकालने जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होना चाहिए। ये दूरी आर दी है, इतना और जोड़ दो, ये कितना है 12 पूरा था, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, एल एल हो जाएगा। तो 1 की वजह से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर प्लस एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये आर में से ये माइनस कर दो, आर माइनस एल। बस दोनों चीज़ें निकालनी है हमने। उसके बाद में टोटल ई क्या होगा, E2 ज़्यादा है, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया, LCM ले लिया, ऊपर वाली चीज़ें तो कट ही जाएंगी कितनी सारी। बस यहाँ पे हमने ये अलग कर दिया है, 4L को लिखा है 12 इंटू 2। इससे होगा क्या, इसको तुम लिख सकते हो द्विध्रुव आघूर्ण के टर्म में, वो लिख दिया। तो फॉर्मूला तुमको ये याद रखना है फाइनल, 2kp अपॉन में आर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्ष पर होता है 2kp अपॉन में आर क्यूब, नोट कर लो इसको। अब हम लोगों को देखना है वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निरक्ष पर। निरक्ष का मतलब क्या होता है, जो भी वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसके जो अक्ष होता है उसके लंबवत दिशा में जो भी पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरक्ष पर। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए ये वाला क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ये इनके बीच की दूरी मान लिया 2L है, ये मान लिया मध्य बिंदु है। तो यहाँ से जो लंबवत दिशा होगी, इसी को बोलते हैं निरक्ष, ठीक है। तो इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, निरक्ष। तो मान लिया इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट P है, यहाँ पे तुमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमको इधर वाला, चलो माइनस कर देते हैं, इधर वाला क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। तो माइनस क्यू की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसको मिलाने वाली लाइन के तरफ होती है।
डायग्राम थोड़ा सा नहीं बन रहा है, इसको मिलाने वाली लाइन के क्या होगी, तरफ होगी, इस तरफ होगी, और प्लस क्यू की वजह से क्या होगी, इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी इसके तरफ आगे की दिशा में होगी। ठीक है, तो इसको अगर तुमने 2 पॉइंट मान लिया, इसको 1 वाला मान लिया, तो E1 तुम्हारा इधर होगा और E2 कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, अब ये दूरी तुमको R दी रहेगी, ये तुमने 12 मानी है, तो आधी दूरी ये L हो जाएगी और ये वाली भी आधी दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, L हो जाएगी। अच्छा, तुमको पता है ये तुम्हारा त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे लंब दिया है R और आधार दिया है L, इधर भी लंब दिया है R आधार L, तो मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर, और कितनी होगी, अंडर रूट में R² प्लस L², क्योंकि पता है तुमको कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सब बातें तो पता होंगी। ठीक है ना। अब तुमको निकालना है E1 और E2, लेकिन ये E1 और E2 किसी एंगल पर है। वहाँ पे क्या था, कहाँ पे, अक्षीय स्थिति में E1 और E2 विपरीत दिशा में थे, तो एक को तुमने दूसरे में से माइनस कर दिया। यहाँ पे किसी एंगल पर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो तुम क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, और या क्या लो, घटक लो। आज मैं तुम लोगों को घटक लेना सिखाऊंगा, उसमें भी कैसे सॉल्व करते हैं पता लग जाएगा। उसके लिए तुमको पता होना चाहिए इनके बीच का कोण कितना है, तो कोण पता नहीं है, तो हमने अपने मन से मान लिया कि यहाँ का कोण थीटा है। क्या है, थीटा। तो त्रिभुज के अंदर एक कोण थीटा है और ये वाला दूसरा 90 है, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, ये अगर एक तुम लाइन सीधी खींच दो तो ये भी कितना क्या हो गया, 90 का। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये पूरा 90 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया, थीटा। ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई, फिर से समझो। ये कोण अपने मन से हमने थीटा मान लिया, दूसरा 90 है, पहला थीटा है, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा 90 है, 90 में से 90 माइनस थीटा हटा दिया तो क्या बचा, थीटा बता दिया था, फिर तो दोनों जोड़ के 90 आ जाएगा। देख लो, थीटा से थीटा कैंसिल, 90 हो जाएगा। ये थीटा सेम ही दिख रहा है तुमको। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो E1 और E2 सेम आएगा। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दोनों सेम ही है देखने में, दूरी भी सेम है। देखो R² प्लस L² अंडर रूट में, ये भी दूरी सेम है, R² अंडर रूट में L², तो E1 और E2 सेम आएंगे दोनों। ठीक है, चलो निकाल के दिखा भी देता हूँ मैं तुमको E1 E2। E1 निकालो पहले, फार्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन में R²। के की जगह के रखोगे, क्यू की जगह क्यू रखोगे। आर कितना दिया है, अंडर रूट R² प्लस L² का स्क्वायर करोगे, तो फार्मूला क्या आएगा, क्या, के क्यू अपॉन में R² प्लस L², क्योंकि रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर करोगे। इसी तरह से E2 निकालोगे, तो क्यू तो यहाँ भी क्यू रखोगे, R² रखोगे, और तुमको पता है आर की जगह पे क्या रखना है तुमको, अंडर रूट में R² प्लस L² का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ से भी रूट हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम क्या आ गया, दोनों सेम आया कि नहीं आया, E1 E2। तो इसको मतलब हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं कि E1 बराबर E2 बराबर 1, E1 बराबर E2 बराबर E, सीधे ये लिखे ले रहे हैं। ठीक है ना, E1 E2 का झंझट खत्म कर दे रहे हैं हम। ठीक, अब इसको जरा एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे एक चीज़ बनाते हैं, घटक लेने के लिए तुमको बताता हूँ मैं, इसको अलग बना देता हूँ डायग्राम। ये दिया है तुम्हारा E1 E2 सब सेम ही है, तो E2 हम लिखे दे, E1 E2 सबको E लिख दिया हमने। ये भी कितना दिया है, E दिया है। अब तुमको टोटल निकालना है, ये कोण कितना दिया है, ये भी थीटा दिया है और ये भी थीटा दिया है। अब घटक लेने जा रहे हैं। घटक का मतलब समझो क्या होता है, घटक का मतलब होता है अगर कोई सदिश किसी कोण पर है तो उस सदिश को दो लंबवत दिशाओं में बांट देना, दो लंबवत दिशाओं में तोड़ देना। ठीक है, उसी को देना घटक लेना बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखो घटक लेने में, जिस तरफ थीटा दिया होता है, जिस तरफ कोण दिया होता है, उस तरफ क्या आता है, कॉस लगता है आगे, और जिस तरफ थीटा नहीं दिया होता है उस तरफ क्या लगता है, साइन लगता है। बस इतनी बात समझना था। अब देखो ये ई है और ये भी है, इसको हमको तोड़ना है। अभी चलो E1 E2 ही मानो, बाद में हम अलग अलग कर लेंगे, E2 और E1 माने। ठीक है, इसको हम क्या करते रहे, एक लाइन ऐसे बना ले रहे हैं, एक लंबवत लाइन ऐसे हो गई और एक लंबवत लाइन इसके क्या हो गई, ऐसे हो गई। इन्हीं दोनों लाइनों के ऊपर हम इसको तोड़ देंगे, किसको, E1 और E2 को। अच्छा, E2 को किधर तोड़ना है पहले, ये E2 किधर किधर टूटेगा, देखो इधर थीटा दिया है ना, तो इधर टूटेगा और इधर टूटेगा। ये E1 किधर टूटेगा, इधर टूटेगा और इस तरफ टूटेगा। चलो E2 को तोड़ते हैं पहले। E2 को तोड़ोगे तो बताओ कैसे टूटोगे, ये E2 इधर आएगा, तो थीटा दिया है ना, इस तरफ थीटा दिया है तुमको, तो E2 कॉस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, E2 कॉस थीटा।
ठीक है। अब ये वाला, अब ये E2 cos थीटा आ गया, और इस तरफ थीटा दिया है, नहीं दिया है इस तरफ का थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, E2 sin थीटा आएगा। E1 पे आओ, इधर वाला थीटा दिया है तो E1 cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरफ आओ, यहाँ पे थीटा नहीं दिया है तो E1 sin थीटा आ जाएगा। बात समझ में आई? अब ये E2 और E1 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इसी को तो तोड़ा है तुमने। E2 दिया था और E2 के पास में ये थीटा दिया था, तो थीटा की तरफ आने के लिए E2 cos थीटा लिख दिया, और उधर थीटा नहीं दिया था तो E2 sin थीटा ऊपर बढ़ गया। ये E1 इधर थीटा दिया था तो E1 cos थीटा, इधर थीटा नहीं दिया था तो E1 sin थीटा बढ़ गया। अब यहाँ पे तुमको पता है E1 E2 भी तुम निकाल ही चुके हो, सेम है, तो इसको साफ साफ लिख देते हैं पहले यहाँ पे हम लोग। चलो यहीं बना देते हैं, इधर बना देते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं। ऊपर क्या है, E sin थीटा, E1 E2 हटा ही दे रहे हैं हम, क्योंकि सब सेम है, E1 E2, E sin थीटा है, नीचे भी E sin थीटा। ये E cos थीटा और E cos थीटा मिलके क्या हो गया, 2E cos थीटा हो गया। क्या हो गया, 2E cos थीटा। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर भी E sin थीटा लग रहा है और नीचे भी E sin थीटा लग रहा है, तो कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास में वैद्युत क्षेत्र आया वो लेफ्ट साइड में कितना आया, 2E cos थीटा। तो E टोटल जो तुम्हारा आया है वो आया है 2E cos थीटा। बस अब तो कुछ रखना नहीं, E की जगह पे क्या रख दोगे, KQ/R² प्लस L²। कॉस थीटा निकालना है। अच्छा कॉस थीटा कैसे निकालोगे, देखो थीटा अपने मन से माना था तुमने, ये ट्रायंगल लेके आओ जरा इधर वाल, इस ट्रायंगल में ये एंगल तुमने अपने मन से क्या माना था, थीटा माना था, ठीक है ना, थीटा माना था। तो ये थीटा है, ये लंबाई r है, ये l है, ये तुमने निकाल दिया था अंडर रूट में R² प्लस L²। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार l हो गया, कर्ण हो गया तुम्हारा R² प्लस में L² अंडर रूट में। तो कॉस थीटा भी तुम्हारे पास में आ गया। अब तो सिर्फ तुमको वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं वैल्यू 2, ई की जगह पे क्या रखना है, KQ/R² प्लस L²। कॉस थीटा की जगह रखना है L/, अंडर रूट का मतलब कुछ नहीं होता है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पावर क्या कर दो, 1/2 कर दो, ठीक है। अच्छा अभी बताओ, ये 2 हो गया, K हो गया, Q हो गया, L हो गया, जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं और मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 पावर है, और ये 1/2 है, तो 1 और 1/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, R² प्लस L² की पावर 3/2। अच्छा अभी हम बता चुके हैं कि ये जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है बहुत कम होती है, किसकी अपेक्षा में, जहाँ से तुमको बिंदु से जिस पॉइंट की क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मतलब ये जो L² है बहुत कम होगा किससे, R² से, तो L² को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। जब L² हट गया तो R² बचा, R² की पावर 3/2। जब पावर की पावर होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो R², 2 को 3/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2KQL में R² को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो R³ हो जाएगा। अच्छा अब देखो क्या कर सकते हो तुम, ये है आवेश Q और ये है 2L, इसको अलग एक साथ लिख देते हैं, K × 2Q × L। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बस हमने इधर उधर कर दिया है चीज़ों को। अब इसको हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ पे 2L लिख देते हैं, इधर Q कर देते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमको पता होती है एक चीज़ होती है द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मतलब क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश का मात्रा। तो एक आवेश की मात्रा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक साथ P लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, P। तो KP/R³। तुमने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निरक्ष पर क्या आई, KP/R³, और अक्ष पर कितनी आ रही थी, 2KP/R³। तो इसका मतलब निरक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्ष पर की क्या होती है, आधी होती है। बात समझ में आई। तो ये है पूरा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी 100% हर बार पेपर में आता है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक इसके अक्ष वाला, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वेव करिए, वेव बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा जितने भी कमेंट वाले बटन, जो भी बटन है, सारे तरह के बटन दबा दीजिए, ठीक है ना, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और जितने भी आपके जानने वाले हैं, भाई बंधु दोस्त हैं, सबको क्या करिए, शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, इसको नोट किए। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और ये सब पढ़ने से पहले जो पहले की जितनी भी वीडियो है वो सब कंप्लीट कीजिए, तभी आप लोगों को यहाँ से समझ में आएगा। थैंक यू।